Good evening students, class 11th. So units and measurement, chapter number 2 was going on. Chapter 2, units and measurement. Dimension analysis is already going on in the Zoom app classes. So in this video lecture we will discuss the other topics which are given in the book and which are included in your syllabus. तो देखिए कुछ टॉपिक्स जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक नीड फॉर मेजरमेंट, दिस वाज डिस्कस्ड कि हमें मेजरमेंट क्यों करना होता है, व्हाई वी रिक्वायर द मेजरमेंट. मेजरमेंट इज़ रिक्वायर्ड सो दैट वी कैन कंपेयर टू फिजिकल क्वांटिटीज़. अगर हमारे पास दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, दो अलग अलग मासेस हैं, दो अलग अलग लेंथ्स हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ग्रेटर है दोनों में से. तो हमें क्या करना होगा, दोनों को मेज़र करना होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने आपको ये दो लेंथ दे दिए, सपोज़ एक लेंथ है दिस वन, एक और लेंथ है दिस वन, ये दो अलग अलग रॉड है मान लीजिए. मैं आपसे पूछूं कि कौन सा रॉड जो है वो ग्रेटर लेंथ का है, तो आपको ये पता लगाने के लिए क्या करना होगा, पहले दोनों का मेज़रमेंट करना होगा, फर्स्ट का भी सेकंड का भी. आपने फर्स्ट को मेज़र किया, मान लीजिए वो 3 मीटर आया. सेकंड को आपने मेज़र किया, मान लीजिए वो 3.4 मीटर आया. तो अब आप ये कह सकते हैं कि सेकंड वन जो है वो फर्स्ट वन से ग्रेटर है. और जब हम दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को, दो अलग अलग लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं, उस टाइम पर एक हमें और भी ध्यान देना होगा कि जो दोनों का मैग्नीट्यूड जो हम ले रहे हैं और जो हमने यूनिट जो ली है वो दोनों सिमिलर हों. यूनिट सिमिलर ज़रूर होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल सपोज़ मैंने इस मैग्नीट्यूड को या इस मैग्नीट्यूड को मीटर को सेंटीमीटर में लिया होता, 300 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न की कंडीशन हो जाती है कि 300 तो 3.4 से ग्रेटर है. ओके, तो क्या ये लेंथ ज़्यादा हो जाएगी? नो, ग्रेटर इज़ दिस वन. सो हाउ वी कम टू नो दैट दिस इज़ ग्रेटर? क्योंकि दोनों का यूनिट क्या था, सेम था. तो यूनिट का सेम होना बहुत ज़रूरी होता है. इसीलिए जब हम एक क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं, द Q विल रिमेन सेम, Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. टोटल क्वांटिटी सेम रहती है. यहाँ पर N1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, U1 क्या है, यूनिट. तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है किसी भी क्वांटिटी के लिए. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास, चलिए इसी लेंथ की बात करते हैं. अगर सपोज़ ये हमारे पास 5 मीटर है, ठीक है, तो N1 कितना हो गया 5 और U1 कितना हो गया मीटर. अब हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो N2 कितना हो गया 500, यूनिट क्या हो गई सेंटीमीटर. लेकिन टोटल लेंथ तो इसकी 5 ही है, टोटल लेंथ में तो कोई चेंज नहीं आया. सो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 इज इक्वल टू द टोटल क्वांटिटी. ये हमें याद रखना होगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. सो नीड फॉर मेजरमेंट वॉज ऑलरेडी डिस्कस्ड. क्यों रिक्वायरमेंट होती है, मेजरिंग प्रोसेस क्या होती है, सो दैट वॉज डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर. फिर इसके बाद जो हमें पढ़ना है टॉपिक, हाँ एक चीज़ और जो हमें याद रखनी है, Q इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. अगर मान लीजिए हमने U1 यूनिट जो है वो ग्रेटर ले रखी है U2 से, तो अपने आप ही N1 जो होगा वो लेस आएगा N2 से. इफ़ यूनिट इज़ ग्रेटर देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्वियसली विल बी लेस. फॉर एग्जांपल जो अभी भी हमने एग्जांपल देखा 500 सेंटीमीटर, जब हमने सेंटीमीटर यूनिट छोटी ली है तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है, बहुत ग्रेटर आ रही है. और जब आप यूनिट बड़ी ले रहे हैं, मीटर ले रहे हैं, तो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू कम आ रही है. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. अब इसके बाद जो टॉपिक है आपके सिलेबस में, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ मास. क्या होता है मास? कंसेप्ट ऑफ मास. सो स्टूडेंट्स, मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी. Mass of an object or a body is defined as quantity of matter. So जितनी क्वांटिटी ज़्यादा होगी मैटर की, उतना ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मास होगा. ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन. ये कुछ डेफिनेशन है जो हमें याद रखने होंगे. जनरली हम इसकी यूनिट का यूज़ करते हैं किलोग्राम या फिर ग्राम, डिपेंडिंग ऑन कि हम कौन से सिस्टम में मेज़र कर रहे हैं. अभी हम आने वाले टाइम में कुछ सिस्टम पढ़ेंगे, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम. देन वी विल डिस्कस कि किलोग्राम यूनिट हम कब यूज़ करते हैं, ग्राम यूनिट हम कब यूज़ करते हैं. तो इसको अभी हम डिस्कस करेंगे.
नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद जो टॉपिक है आपके सिलेबस में, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ टाइम। ये टॉपिक भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है प्रीवियस लेक्चर में, केवल हम इसको रिवाइज कर रहे हैं कह सकते हैं। तो देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दी थी कंसेप्ट ऑफ टाइम के लिए कि टाइम इज़ व्हाट क्लॉक रीड्स। टाइम इज़ व्हाट क्लॉक रीड्स। टाइम को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। हाउ टू डिफाइन टाइम? सो ही गेव अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, टाइम इज़ व्हाट क्लॉक एक्चुअली एबल टू रीड। देखिए, टाइम की हमें ज़रूरत क्यों है? क्योंकि एक कंटिन्यूस इंटरवल के बाद कोई भी इवेंट जो होता है वो रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस में रोटेट कर रही है। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड? दैट इज़ 24 आवर। अर्थ जो है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड? दैट इज़ 365 होल 1/4 days. So for measuring all these events we should have a particular base and that base is time. तो टाइम, अब इसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग तरीके के वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। सो हाउ एल्बर्ट आइंस्टाइन डिफाइन दिस? वेरी सिंपल, टाइम इज़ व्हाट अ क्लॉक रीड्स। सो दिस इज़ हाउ ही डिफाइन द टाइम। And there is lot of theory in this chapter, so you should just remember the main concept, and that is the definition which already I have mentioned. Now students, इस टॉपिक के बाद जो आपका मेन टॉपिक रहेगा, that is fundamental and derived units. Fundamental and derived units. फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। देखिए, फंडामेंटल यूनिट्स वो होते हैं, या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी और फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट आर नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, मास को हमें मेज़र करना है तो हमें और किसी फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेंथ को हमें मेज़र करना है, सो मीटर इज़ रिक्वायर्ड, ओनली यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, लेकिन अगर हमें एक्सेलरेशन को मेज़र करना हो तो क्या आएगा? यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें लेंथ की भी ज़रूरत पड़ी, टाइम की भी ज़रूरत पड़ी। सो एक्सेलरेशन विल बी कंसिडर्ड एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। The kind of physical quantity which cannot measure by their own, we require any other physical quantity for their measurement, are considered in terms of derived physical quantities. So this you have to remember. अब देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की जो बुकिश डेफिनेशन है वो क्या है। देखिए, इन मैकेनिक्स वी ट्रीट लेंथ, मास एंड टाइम, 3 बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज़। यही अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि लेंथ और मास और टाइम, इनको हम किस में कंसीडर करते हैं? फंडामेंटल में, मैकेनिक्स में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैकेनिक्स? मैकेनिक्स का मीनिंग है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम क्या करते हैं? फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज़ कंसीडर टू बी मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में लेंथ, मास और टाइम को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की तरह ट्रीट किया जाता है। क्या इसका रीज़न क्या है? देखिए, दे रिप्रेजेंट आर बेसिक साइंटिफिक नोशंस। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक साइंटिफिक नोशन को यूज़ करते हैं। देयर इज़ नो अदर क्वांटिटी विच इज़ सिंपलर टू देम। देखिए, कोई भी और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जो लेंथ, मास या टाइम से ज़्यादा सिंपल हो। लेंथ, मास एंड टाइम कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन अनदर। लेंथ, मास और टाइम देखिए इंडिपेंडेंट है, इनका नेचर अलग है। लेंथ का नेचर अलग है, मास का अलग है, टाइम का अलग है, तो इंडिपेंडेंट है, मीन्स किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। ये भी एक कारण है कि हम इसको फंडामेंटल की तरह ट्रीट करते हैं। सो दीज ऑल आर थ्योरी, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। नाउ देखिए, यूनिट्स को अगर हमें डिफाइन करना हो, फंडामेंटल यूनिट्स को बुकिश डेफिनेशन में, सो हाउ वी विल डिफाइन दिस? द डेफिनेशन विल बी the units of measurement of length, the units of measurement of length, mass and time are therefore called फंडामेंटल यूनिट। देखिए, इनको हम फंडामेंटल यूनिट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम इनको मेज़र कर रहे हैं तो इनको ही फंडामेंटल यूनिट क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ये फंडामेंटल है।
ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, तो इनकी यूनिट्स भी क्या होंगी, फंडामेंटल यूनिट्स में कंसीडर की जाएंगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब देखिए, और अगर आप लेंथ, मास और टाइम, द मेजरमेंट ऑफ द यूनिट्स ऑफ other than लेंथ, मास, कॉमा टाइम। देखिए, लेंथ, मास और टाइम के अलावा अगर आप एंड टाइम आर देयरफॉर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। लेंथ, मास और टाइम के अलावा अगर आप किसी और फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं तो उसको हम किस में मेज़र करेंगे, डिराइव्ड यूनिट में। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था एक्सेलरेशन का, आप कोई भी और एग्जांपल ले सकते हो। फोर्स, वर्क, जितने भी और यूनिट्स हैं वो डिराइव्ड यूनिट है। ऑल्दो हमने उनकी ऐसा ही यूनिट और बना दी है, जैसे वर्क के लिए हम जूल यूज़ करते हैं, पर अगर हम वर्क के लिए यूज़ करें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू एस, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस, मास किलोग्राम या ग्राम जिसमें भी आप ले रहे हो, ठीक है, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। फिर से क्या हो गया, किलोग्राम यानी कि मास, ठीक है, और मीटर यानी कि लेंथ, और टाइम यानी कि सेकंड। तो इन तीनों बेस क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर। तो इन सभी का मेजरमेंट अदर देन लेंथ, मास एंड टाइम विल बी कंसिडर्ड टू बी डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, और लेंथ, मास और टाइम को हम कंसिडर करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स में। सो दिस इज़ अबाउट लेंथ, मास एंड टाइम। इसके बाद जो आपके टॉपिक्स हैं, बहुत थ्योरी इस चैप्टर में आपको बहुत मिलेगी। चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट। देखिए, अगर हमें स्टैंडर्ड यूनिट जब हम बनाते हैं तो हमें किन किन कंसीडरेशन को ध्यान में रखना पड़ता है। चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट। चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट। जब हम एक यूनिट बनाते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी की, तो क्या क्या कंसीडरेशन रहनी चाहिए हमारे माइंड में बनाते टाइम। सो दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस। इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज। ऑब्वियसली जो आप यूनिट यूज़ कर रहे हैं, इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज। हमेशा जो कन्वीनियंट यूनिट है वो चेंज होती रहती है समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार। ओके, मीन्स अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, सपोज हम मेज़रमेंट कर रहे हैं आयरन का, और आयरन जो रखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा मास में रखा हुआ है हमारे पास, और हम मेज़रमेंट कर रहे हैं ग्राम में, तो क्या होगा, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगा। सो दैट इज़ नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट। वहाँ पे हमें किलोग्राम से भी बड़ी कोई यूनिट जैसे टन यूज़ करनी चाहिए, मैट्रिक टन यूज़ करना चाहिए। सो बिगर यूनिट इज़ अवेलेबल। तो देखिए, सुटेबल साइज़ की होना यूनिट बहुत ज़रूरी है। और अगर हम यही मेज़रमेंट किसी और मास का कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड को मेज़र कर रहे हैं, तो हम सुनार की दुकान में उस टाइम पर ये टन यूनिट यूज़ नहीं कर सकते। फिर हमें उसके अकॉर्डिंग कन्वीनियंट यूनिट को लेना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो कन्वीनियंट साइज़ का होना चाहिए। इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड। इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड। एक्यूरेटली डिफाइंड का मीनिंग क्या हुआ, जो आप यूनिट यूज़ कर रहे हैं उसका डेफिनेशन को लेकर या उसके स्टैंडर्ड को लेकर किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फॉर एग्जांपल, सपोज हमने कोई अपना ही अलग बेसिक यूनिट बना लिया, एक कंट्री वाइड या फिर एक रीजन के वाइड, जो कि वेल नोन नहीं है, और जो दूसरा जो है वो उसको समझ नहीं पा रहा है उस यूनिट को। तो इस तरह के कन्फ्यूज़न नहीं होने चाहिए। एक्यूरेटली वो डिफ़ाइन होना चाहिए, स्टैंडर्ड तरीके से डिफ़ाइन होना चाहिए, ताकि उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, सब समझ पाएँ उसको। फॉर एग्जांपल, इंडिया में जब हम ज़मीन खरीदते हैं तो बीका भी यूनिट यूज़ करते हैं, तो हो सकता है कि बीका जो है वो अदर कंट्रीज़ के लिए एक सुटेबल यूनिट ना हो। तो हमें ऐसी यूनिट यूज़ करनी चाहिए जैसे हेक्टेयर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, जो स्टैंडर्ड तरीके से डिफ़ाइन हो और हर कंट्री के लिए डिफ़ाइन हो। नाउ थर्ड थिंग विल बी, देखिए थर्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। ऐसी यूनिट होनी चाहिए, अगेन सेम पॉइंट, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, जो सब तक आसानी से समझ में आ सके, पहुंच सके। ओके, सो दिस इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड।
It should be easily accessible. Next point is it should be easily reproduce. अगर हमें चेंज करना हो उस फिजिकल क्वांटिटी में, इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूस. अगर हमें कोई चेंजेस लाने हो और किसी और यूनिट में कन्वर्ट करना पड़े तो हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो. इट शुड नॉट चेंज विद टाइम. इट शुड नॉट चेंज विद टाइम. जो आप यूनिट यूज़ कर रहे हैं उसका नेचर हमेशा सेम रहे. ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ साथ वो चेंज हो जाए और उसकी डेफिनेशन ही बदल जाए. सो दिस शुड नॉट बी देयर. हमेशा जो वो यूनिट है वो सेम नेचर शो करे. सो दीज आर आर रिक्वायरमेंट जब हम एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाते हैं. तो हमें इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है. नाउ स्टूडेंट्स, लेटर ऑन आफ्टर दिस टॉपिक द सिलेबस अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स अवेलेबल हैं जिससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं. System of units. The FPS system. The first one is कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट है. FPS सिस्टम. इसको किसने डेवलप किया था इस सिस्टम को? द नेम इज़ गिवन इन द बुक ब्रिटिश इंजीनियर सिस्टम ऑफ यूनिट. ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ इंजीनियर यूनिट है विच यूजेज फुट एज द यूनिट ऑफ लेंथ. देखिए, अगर आप लेंथ के मेज़रमेंट के लिए फुट को यूज़ करें और पॉन्ड को यूज़ करें एज द यूनिट ऑफ मास. पाउंड में अगर आप मेज़र करें मास को और सेकेंड में अगर आप मेज़र करें टाइम को. फुट फॉर लेंथ, पाउंड फॉर मास, सेकेंड फॉर टाइम. So this is considered in FPS system. ये ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम FPS. Although this is not universally acceptable. अब हम डिस्कस करते हैं कुछ और सिस्टम्स को, जैसे द CGS सिस्टम. द CGS सिस्टम. देखिए, CGS सिस्टम को एक और नेम से भी हम बुलाते हैं. सो यू शुड बी फैमिलियर अबाउट दैट नेम. CGS सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन सिस्टम. गॉसियन सिस्टम. गॉस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम है फिज़िक्स की दुनिया में, फिज़िक्स के वर्ल्ड में. नेक्स्ट ईयर क्लास 12th में आप पढ़ेंगे गॉस थ्योरम. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फील्ड में इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, तो उनको रिस्पेक्ट देते हुए इसको हम गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं. ठीक है, तो CGS सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पर देखिए लेंथ के लिए हमारे पास है सेंटीमीटर. ग्राम में मेज़र कर रहे हैं किसको, मास को, और सेकंड में मेज़र हो रहा है टाइम. सो दिस इज़ सेंटीमीटर लेंथ, ग्राम में हमारे पास मास है, और सेकंड में हम मेज़र कर रहे हैं टाइम को अंडर CGS सिस्टम. CGS सिस्टम के बाद जो थर्ड सिस्टम है दैट इज़ द MKS सिस्टम. MKS सिस्टम. देखिए, MKS और CGS में क्या डिफरेंस है. MKS सिस्टम जो है कंपैरेटिवली बिगर यूनिट यूज़ कर रहा है. यहाँ पे मीटर में मेज़र किया जा रहा है लेंथ को, केजी में मेज़र किया जा रहा है मास को, और सेकंड टाइम के लिए हम सेमी यूनिट यूज़ कर रहे हैं सेकंड. तो ये जो सिस्टम थे बेसिक सिस्टम थे, और इनको हम इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं कर पाए. तो हमें एक और सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, और जो कि यूनिवर्सली डिफाइन हो. ऐसा सिस्टम हो यूनिट्स का जो सभी हर कंट्री एक्सेप्ट करने को रेडी हो. तो इसीलिए हमने एक और सिस्टम डेवलप किया, और जो हम पढ़ने वाले हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. इसे SI सिस्टम भी कहते हैं, SI. ओके, इसीलिए आप SI यूनिट्स को पढ़ते हैं. तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, इसमें देखिए कुछ फंडामेंटल यूनिट्स माने गए, कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ माने गए. ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनका नेचर क्या हो, डिफाइन अपने आप हो. ठीक है, और उनको डिफाइन करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट ना हो. तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो हमने ऐसा ही यूनिट बनाया, उसमें देखिए फंडामेंटल यूनिट्स किन फिजिकल क्वांटिटीज़ को माना गया, या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ रखे गए. ओके, सो दिस 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ आर, मैं आपको एक टेबल ड्रॉ करके दे रहा हूँ, इससे आप समझ सकते हैं. सीरियल नंबर, मास, यहाँ पर आ जाएगी वो फिजिकल क्वांटिटी,
जिसको हम फंडामेंटल लेते चल रहे हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे उसकी सिस्टम यूज्ड, फंडामेंटल यूनिट कौन सी वाली है जिसे हम फंडामेंटल कंसीडर कर रहे हैं। तो नंबर 1, आप मास को एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, और उसकी जो यूनिट है, व्हाट इज़ द यूनिट यूज फॉर मास, दैट इज़ किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा लिखना है इसको। ओके, दिस सीम्स टू बी अ वेरी लेस स्पेस, तो यहाँ पर अभी हम फिर से इसको ड्रॉ करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इस एसआई सिस्टम में हमने 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ को 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ माना। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग ये हुआ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट ना हो। तो वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़, क्योंकि उनका नेचर ही अलग अलग है, तो वो कौन कौन सी हैं? सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल है, यहाँ पर हम बात करेंगे उसकी यूनिट की, और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे उसका सिंबल। ये यूनिट कौन सी होगी? फंडामेंटल होगी, क्योंकि यहाँ पर हम फंडामेंटल यूनिट की बात कर रहे हैं और डिस्कस भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को कर रहे हैं। कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं? तो मैं आपको बता दूँ, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो सीरियल नंबर 1, मास, मास इज़ फंडामेंटल, और इसके लिए जो हम यूनिट यूज़ करेंगे किलोग्राम, सिंबल जो यूज़ होगा दैट विल बी केजी, और लेंथ को भी हम फंडामेंटल ही कंसीडर करते हैं। लेंथ के लिए यूनिट जो हम यूज़ करेंगे मीटर, सिंबल हो गया एम। इसके बाद थर्ड वन इज़ टाइम, यूनिट सेकंड, सिंबल केवल एस। और बताइए और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती? टेम्परेचर, डायमेंशन एनालिसिस में भी हम देखिए मास, लेंथ और टाइम को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? फंडामेंटल की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन भी बहुत जल्द इंट्रोड्यूस होगी आपके लेक्चर्स में भी। सो टेम्परेचर के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं केल्विन, सिंबल इज के। और कोई फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल हो, सो फिफ्थ वन इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का नेचर भी बिल्कुल अलग है, किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। इसके लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं एम्पियर यूज़ करते हैं, ठीक है, और सिंबल बनाते हैं ए। एम्पियर भी एक बहुत बड़े फिजिक्स साइंटिस्ट हैं, इनका कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th में। सिक्स्थ वन इज़ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। व्हाट इज़ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मीनिंग हुआ कि कितनी विजिबिलिटी है लाइट की। ओके, सो हेयर आप इस रूम में इस टाइम कितनी विजिबिलिटी है लाइट की, आप मेज़रमेंट कर पाएंगे उसकी इंटेंसिटी का। तो उस इंटेंसिटी को, उस ब्राइटनेस को मेज़र करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी में। ओके, तो इसके लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ कैंडेला, एंड सिंबल वी यूज इज सी, स्मॉल सी एंड डी। सेवंथ फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में रखा है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज़ क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसी क्वांटिटी ऑफ मैटर को भी आप फंडामेंटल ट्रीट करते हैं, एंड यूनिट इज़ मोल, सिंबल में हम जब इसको लिखते हैं तो MOL, मोल। ओके, सो दीज आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। अब देखिए कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम, कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो डिराइव्ड में देखिए हमने किस किस को रखा है, यहाँ सीरियल नंबर लिख देता हूँ, एंड हेयर फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड वन, और साथ में आ जाएगा यहाँ पर डिराइव्ड यूनिट और सिंबल। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिनके लिए हमने अलग से डिफाइन कर रखा है? तो देखिए एक तो फोर्स है, फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, सिंबल में हम कैसे लिखते हैं? केवल कैपिटल N। सेकंड जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम, वर्क की यूनिट होती है जूल, हम यूज़ करते हैं सिंबल J।
थर्ड वन इज़ पावर। पावर के लिए हम डिराइव्ड यूनिट क्या है, दैट इज़ वॉट। वॉट को हम डिफाइन भी करते हैं, क्लास 9th में हमने डिफाइन किया था, इफ़ यू रिमेंबर दिस। सो वॉट W, देन देयर इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट आपने क्लास 10th में पढ़ी थी, दैट इज़ कूलम, COULOMB, कूलम। सिंबल यूज़ करते हैं कैपिटल C। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? The amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to certain point. Electric potential की unit that is volt. सिंबल हम बनाते हैं कैपिटल V. And according to this system, sixth one is electric capacity. आप चार्ज को कितना स्टोर कर सकते हो। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इज़ नॉट अ प्रॉपर वर्ड, इसकी जगह हमें लिखना चाहिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इन बुक आई थिंक देयर इज़ वन एरर। सो इसको हम मेज़र करते हैं फेरेड में, और यूनिट इसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं कैपिटल F। नेक्स्ट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी एक सरफेस में कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन एंटर कर रही है पर यूनिट एरिया, दैट इज़ फ्लक्स, और इसकी यूनिट होती है वेबर, और सिंबल जो हम यूज़ करते हैं WB। और इसके अलावा भी बहुत सारे और फिजिकल क्वांटिटीज़ हो सकते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, जिनको हमने एक्सेप्ट किया है एज़ पर द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देखिए, इस चैप्टर को डायमेंशनल एनालिसिस में पहुंचने से पहले के जो टॉपिक्स हैं वो मैं लेक्चर्स के थ्रू आपको अवेलेबल कराते रहूँगा। सो प्लीज़ वॉच आउट द लेक्चर फुली सो दैट देयर विल बी नो लॉस फॉर यू पीपल। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस।